Hello and welcome to weekly current affairs session of Ajmalais Academy. Last week there were two important news in international affairs. The first one was US military action in Venezuela and second revived the US interest in the Arctic region. That means कि US किस तरह से ग्रीनलैंड को अपने साथ मिलाने के लिए डेस्परेट है. In today's session we are going to discuss in detail कि एक्चुअल में यूएस का इंटेंशन वेनेजुएला के मिलिट्री एक्शन के पीछे क्या था, क्या दुनिया के सामने दिखाया गया है और इसका इंडिया के ट्रेड और इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है और दुनिया के लिए इस एक्शन के क्या मायने हो सकते हैं. दूसरा टॉपिक जो कि ग्रीनलैंड को लेकर के है, आर्कटिक रीजन को लेकर के है, उसमें हम देखेंगे कि आखिर हाल फिलहाल में ऐसा क्या हुआ कि यूएस आर्कटिक रीजन पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और ग्रीनलैंड को लेने के लिए बहुत डेस्परेट है. और इस चीज़ को चलते यूरोपियन कंट्रीज़ में और यूएस में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ दिख रहा है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन. द फर्स्ट टॉपिक इज डेंजरस प्रेसिडेंट, राइट? एनालाइजिंग द यूएस मिलिट्री एक्शन इन वेनेजुएला एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ग्लोबल ऑर्डर. इस पूरे यूएस एक्शन की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि यूएस डेल्टा फोर्सेस ने जो है वेनेजुएला में लैंड किया और वहाँ से उनके प्रेसिडेंट निकोलो माडुरो को उठा करके वो यूएस ले गए और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को टेररिज्म के मामले में उन पर केस चलाया जाएगा अमेरिका की कोर्ट में. तो बेसिकली ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इसको लेकर के चार क्रिटिकल डायमेंशंस सामने आते हैं. द फर्स्ट वन वाज चैलेंज टू इंटरनेशनल लॉ. अब देखिए वेनेजुएला कोई एक ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कोई टेररिस्ट कैंप रहा हो कि जो नॉन स्टेट एक्टर जिसको ऑपरेट कर रहे हो. वेनेजुएला एक सॉवरेन कंट्री है. वहाँ की जो प्रेसिडेंट है निकोलो माडुरो वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट है. तो एक सॉवरेन कंट्री में जाकर के और एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठा करके ले आना ये कहीं ना कहीं उस देश की सॉवरेनिटी को तो चैलेंज करता है, साथ में इंटरनेशनल लॉ की मजाक भी बनाता है. बेसिकली कि जो ग्लोबल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इंटरनेशनल लॉज हैं, जो ग्लोबल गवर्नेंस के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कहीं ना कहीं उनके रोल और उनकी इफ़ेक्टिविटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. दूसरा, यूएस की एक्चुअल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं यहाँ से अनमास्क होती हुई दिख रही है. यूएस ने इस पूरे इंसिडेंट के पीछे जो अपना लॉजिक दिया है वो लॉजिक ये है कि ह्यूमन राइट्स, और ये यूएस का कोई नया लॉजिक नहीं है, ये बहुत पहले से देते हुए आए हैं. यहाँ पर लेकिन ह्यूमन राइट के साथ नार्को टेररिज्म को भी उन्होंने जोड़ा है. उनका कहना था कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये एक ड्रग ट्रैफिकिंग का जो है बहुत बड़ा कार्टेल चला रहे थे और उसकी वजह से यूएस को काफ़ी नुकसान हो रहा था. दैट वाज ए थ्रेट टू द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ यूएस. ठीक है, तो बेसिकली जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि हम ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं और नार्को टेररिज्म को रोकना है. बट एक्चुअल में इस पूरे एक्शन के पीछे जो एक्चुअल इंटेंशन है वो कहीं ना कहीं है रिसोर्सेज में. अब रिसोर्सेज में कैसे हैं दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. अब इस पूरे इंसिडेंट पर इंडिया की क्या पोजीशन है? ठीक है, देखिए इकोनॉमिक टर्म्स में तो इंडिया का कोई ख़ास इंटरेस्ट अभी वेनेजुएला के साथ लिंक नहीं है, क्योंकि हमारा उनके साथ कोई बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड नहीं है. और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि यूएस ने वेनेजुएला के साथ ऑयल ट्रेड पर पहले से ही सैंक्शंस लगा रखे हैं. लेकिन अभी रिसेंटली अगर कुछ दिन पहले के न्यूज़ देखें तो यूएस के इस एक्शन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक तरह से एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट वे में कहा है कि वो इंडिया पर 500% तक का टैरिफ लगा सकते हैं. ऑलरेडी यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगा रखे हैं. तो इस इंसिडेंट के बाद से इंडिया के लिए कम से कम यूएस की तरफ से इकोनॉमिक फ्रंट पर कुछ इश्यूज आ सकते हैं. एंड फोर्थ क्रिटिकल डायमेंशन जो है वो मल्टीलैटरलिज्म को लेकर के है. इंडिया का ग्लोबल पॉलिटिक्स में पहले से स्टैंड रहा है कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है वो और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव हों और ज़्यादा इंक्लूसिव हों और वहाँ पर आज की दुनिया की हकीकत दिखनी चाहिए. ठीक है, जो वर्ड है वो यूनिपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है. तो वहाँ पर मल्टीपल कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि जो ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म इनके प्रैक्टिस में दिखे. तो दीज आर 4 क्रिटिकल इंसाइट्स फ्रॉम वेनेजुएला एपिसोड. In next slide we are going to discuss
ऑल दीज डायमेंशंस इन डिटेल, और साथ ही साथ इस टॉपिक के बहुत सारे कीवर्ड्स हैं लाइक नार्को टेररिज्म, ठीक है, लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इन वर्ड्स का क्या मतलब है, ठीक है, ये भी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अब ये फ्लैश पॉइंट कैसे आया, ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि एक्शन ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपोर्टेडली एक जो है प्री डॉन मिलिट्री ऑपरेशन वेनेजुएला में चलाया। उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस माडुरो को अरेस्ट करना था। क्यों अरेस्ट करना था? चार्जेस थे नार्को टेररिज्म के। व्हाट इज नार्को टेररिज्म, ठीक है, आगे की स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इस पूरे एक्शन में यूएस ने इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर और जो ग्लोबल पीसफुल ऑर्डर है उस सब को दरकिनार रखते हुए एक सॉवरेन नेशन में जाकर के एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उठाया। यहाँ पर कोई ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी कुछ नहीं कर पाई, तो बेसिकली सबके रूल्स एंड रेगुलेशन को उसने ताक पर रख दिया है। अब यहाँ पर दो नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक है मॉरल क्लेम्स मेड बाय यूएस। उनका कहना है कि साहब इसके बाद जो है वेनेजुएला में एक अच्छी सरकार आएगी, वहाँ के अच्छे दिन आएंगे, वहाँ के लोगों के ह्यूमन राइट्स जो है प्रोटेक्ट होंगे और वेनेजुएला एक सही गवर्निंग हैंड्स में चला जाएगा और नार्को टेररिज्म का जो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसको दूर किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ऑफिशियल स्टैंड है यूएस का। लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में ये केस दिख रहा है इंपीरियल ओवररीच का। इसके क्या माने हैं? इसका मतलब ये है कि यूएस अपने यहाँ रहते हुए ही जो अपने आसपास के टेरिटरीज हैं उस पर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो ये पूरा का पूरा मैटर इंपीरियल ओवररीच का है, जहाँ पर एक दूसरे देश के कानून की परवाह नहीं की गई है, इंटरनेशनल कानून की परवाह नहीं की गई है, और जाकर के एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को जो कि एक सॉवरेन नेशन को बिलोंग करता है उसको उठा करके अपने दूसरे देश में ला करके उसका ट्रायल चल रहा है। अब देखिए ये पूरा का पूरा एपिसोड है, इसके पीछे का जो एक लॉजिक है या इसका अल्टीमेट इंस्पिरेशन जो आता है वो कहाँ से आता है? वो आता है मुनरो डॉक्ट्राइन से। इसको थोड़ा सा समझेंगे, इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट होते थे जेम्स मोनरो। उन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया। बेसिकली इस डॉक्ट्राइन को पढ़ के तो समझ में आता है कि बहुत विजनरी आदमी रहे होंगे। अगर अमेरिका की लोकेशन हम देखें मैप में तो इट इज़ इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो मुनरो थे इनका विजन ये था कि अमेरिका मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहीं ना कहीं अमेरिका को बिलोंग करता है। अब इसको उन्होंने कैसे इन्फोर्स किया? पहली इन्होंने कंडीशन रखी इस डॉक्ट्राइन में कि जो भी यूरोपियन पावर्स हैं वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर को कॉलोनाइज नहीं करेंगी। नो फर्दर कॉलोनाइजेशन इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर बाय एनी यूरोपियन पावर। दूसरा, अगर कोई भी एक्सटर्नल पावर वेस्टर्न हेमिस्फीयर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है तो इट विल बी व्यूड एज हॉस्टिलिटी अगेंस्ट यूएस। वेस्टर्न हेमिस्फीयर तो बहुत बड़ा रीजन है, वहाँ पर कोई भी डिसरप्शन आता है, कोई भी इंटरफेरेंस किसी दूसरे कंट्री से आता है तो उसको यूएस अपनी तौर पर हॉस्टिलिटी के तौर पर लेगा और उसका माकूल जवाब देने की कोशिश करेगा। और थर्ड, बदले में यूएस ये प्रॉमिस करता है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज इन दो शर्तों को मानते हैं तो बदले में यूएस भी ये कसम खाता है कि वो यूरोपियन वार्स और उनके इंटरनल अफेयर्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ये मुनरो डॉक्ट्राइन टाइम टू टाइम डिफरेंट प्रेसिडेंट ने डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अपने अपने हिसाब से इसको यूज़ किया है। लेट्स हैव अ लुक। 1914 में मिस्टर रूजवेल्ट ऑल्सो यूज्ड इट, ठीक है, लेकिन उनका अपना इंटरप्रिटेशन था। और हाल फिलहाल में ऐसा लगता है कि इसका सिलेक्टिव रिवाइवल किया गया है। क्यों? ताकि यूएस अपनी स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को रीअसर्ट कर सके इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, राइट। अभी इसको स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को असर्ट करने की ज़रूरत क्यों है? नंबर 1, ठीक है, एक है सिक्योरिटी नैरेटिव जो कि बहुत ही विजिबल है कि साहब नार्को टेररिज्म का मामला है, ड्रग ट्रैफिकिंग का मामला है और ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है यूएस की, और ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। सेकंड जो फैक्ट है कि वेनेजुएला दुनिया के बड़े बड़े प्रूवन जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनमें से एक है, ठीक है, और अमेरिका की जो एनर्जी नीड्स हैं
वो अगर उसके पड़ोस से पूरी हो जाए तो उसके लिए इससे बढ़िया कुछ और हो नहीं सकता। तो बेसिकली यूएस वेनेजुएला को देखता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे जो कि क्रिटिकल है इसकी एनर्जी सिक्योरिटी और जो ऑयल की ग्लोबल सप्लाई चेन है उसकी स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी को लेकर के। अब यहाँ पर यूएस ने इतना डेस्परेट अटेम्प्ट क्यों दिखाया? भाई ट्रेड रिलेशंस की तो बात है, ऑयल सप्लाई की तो बात है, पीसफुल मैनर में भी हो सकता था। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का स्टैंड, ठीक है, क्योंकि वेनेजुएला की जो रिलेशंस थे वो उन कंट्रीज के साथ ज़्यादा बेहतर थे जो आमतौर पर यूएस के डोमिनेंस का अपोज करती हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल चाइना, रशिया, ईरान, ठीक है। जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कई बार फ़िलिस्तीन को सपोर्ट किया है, ठीक है। तो उनके इस स्टैंड की वजह से यूएस को ये लग रहा था कि शायद वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये एक अननेसेसरी इंटरफेरेंस है। दैट्स वाई यूएस shown such a desperate attempt to arrest President Maduro. अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस रीजन में? इसका इम्पैक्ट ये है कि वहाँ पर अकेला वेनेजुएला तो नहीं है, वहाँ पर मैक्सिको भी है, वहाँ पर कोलंबिया भी है और वहाँ पर क्यूबा भी है। तो जाहिर सी बात है इसको हम बोलते हैं कि दहशत का माहौल। तो इन देशों में भी जो है ना कहीं इस एक्ट को लेकर के डर तो ज़रूर है ना। हर एक देश को ये डर है कि उनकी जो सॉवरनिटी है कहीं ना कहीं उसका इरोजन या वो एंडेंजर्ड होने के चांसेस है। तो यहाँ पर जो बेसिकली क्या है कि जो ग्लोबल ऑर्डर में क्या डिसरप्शंस आए हैं, एक तो जो स्टेट सॉवरनिटी है उसका रेस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया गया है, और दूसरा यहाँ पर मल्टीलैटरलिज्म को साइड करते हुए यूनिलैटरलिज्म पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ये एक्शन यूनिलैटरल था। इस एक्शन में यूएस ने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसके मन में आया और उसने कर दिया। तो कहीं ना कहीं दिस यूनिलैटरल एक्शन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ये कहीं ना कहीं जो मल्टीलैटरल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी लीगैलिटी, उनकी इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन करता है। और यहाँ पर सिंपल केस दिख रहा है कि पावर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ओवरराइड्स लीगैलिटी। इंटरनेशनल रिलेशंस में अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगैलिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर है, और ज़रूरत पड़ने पर ये लीगैलिटी को ओवरराइड कर देगी। इंडिया का जो हमने देखा था कि बहुत ही कम 0.3% शेयर है क्रूड ऑयल ट्रेड का वेनेजुएला के साथ, तो इमीडिएटली हमारे ऑयल सप्लाई पर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा डेफिनेटली। लेकिन यस, इससे हमारे सामने एक चैलेंज है, क्योंकि रिसेंटली यूएस ने फिर एक थ्रेट टाइप का है कि इंडिया पर वो 500% का टैरिफ लगाएगा। तो कहीं ना कहीं इस फास्ट चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन रख पाना मुश्किल हो रहा है। ये वर्ड पिछले कई महीनों से बहुत न्यूज़ में है, और ऐसा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नेक्स्ट जो मेंस होगा यूपीएससी का उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस के मल्टीलैटरलिज्म के टाइम पर, ठीक है, इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्रैक्टिस करने में क्या क्या पॉसिबल चैलेंजेस हैं, समथिंग लाइक दैट। तो अभी हमने देखा था कि इंडिया ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एकदम इंटैक्ट रखते हुए और यूएस की परवाह किए बिना प्रेसिडेंट पुतिन को इंडिया बुलाया था, ठीक है। जबकि हम उससे पहले रशिया से तेल खरीदने की वजह से टैरिफ झेल रहे हैं यूएस की तरफ से, उसके बावजूद भी हमने अपने रिलेशंस को रशिया के साथ मेंटेन किया। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे इंटरेस्ट। हम किसी भी एक पर्टिकुलर बड़ी पावर के साथ अपने आप को कम्प्लीटली रिलेट या कनेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम सारी बड़ी पावर के साथ अपने आप को अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए एंगेज करेंगे, बी इट यूएस और चाइना और रशिया और एनी अदर कंट्री। दैट इज़ द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, जिसको प्रैक्टिस करना इंडिया के लिए थोड़ा सा जाहिर सी बात है मुश्किल हो रहा है। अब इंडिया का इसमें स्टैंड क्या हो सकता है? देखिए, जाहिर सी बात है हम लोग अभी यूएस को नाराज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमारा और वेनेजुएला के साथ हमारे बहुत ज़्यादा डीप ट्रेड रिलेशंस है नहीं। तो ऐसे में जो इंडिया का स्टैंड है वो बहुत ही आइडियल और प्रिंसिपल्ड इंस्टेंस होगा, यानी कि हम बोलेंगे कि साहब बहुत ही पीसफुल डायलॉग होना चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में,
नॉन इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल है उसको जो है फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, सॉवरेनिटी का सम्मान किया जाना चाहिए, और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है उनका सपोर्ट मिलना चाहिए। बेसिकली बहुत ही प्रिंसिपल्ड हमारा स्टैंड है, हमने इसमें किसी की साइड नहीं ली है। अब इसका ग्लोबल इम्प्लीकेशंस और क्या हो सकते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस कर लिया कि मल्टीलैटरलिज्म को कहीं ना कहीं अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है, लीगलिटी के ऊपर पावर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिख रही है। साथ में देखिए यूएस के अलावा दो और बड़ी एस्पिरेशनल पावर्स हैं दुनिया में। यहाँ पर आपको कौन मिलेगा, रशिया और ये चाइना। रशिया का इशू यूक्रेन से चल रहा है और चाइना कहीं ना कहीं ताइवान पर क्लेम करता है। आज यूएस ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेनेजुएला में जो मिलिट्री एक्शन किया है, कल को इसी चीज़ को नज़ीर मानते हुए रशिया ऐसा ही कुछ यूक्रेन के साथ प्लान कर सकता है और चाइना ऐसा ही कुछ ताइवान के साथ प्लान कर सकता है। और उस कंडीशन में यूएस के पास कोई एक मॉरल अथॉरिटी नहीं रहेगी इन दोनों को रोकने या मना करने के लिए। तो बेसिकली एक चेन ऑफ इवेंट को ट्रिगर कर सकता है कि आज यूएस ने किया, कल हो सकता है रशिया करे, परसों हो सकता है चाइना करे। तो तीनों बड़ी बड़ी ये पावरफुल कंट्रीज़ अपने अपने हिसाब से अपने अपने रूल्स को डिफाइन करेंगी, मल्टीलैटरलिज्म को वीक करेंगी, यूनिलैटरलिज्म को प्रमोट करेंगी। सो दिस कुड बी द पॉसिबल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस यूनिलैटरल इंसिडेंट। अब कुछ की टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे कि नार्को टेररिज्म बार बार आ रहा है। बेसिकली व्हाट इज नार्को टेररिज्म, जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको यूज़ करना किसके लिए, ताकि पॉलिटिकल वायलेंस को सपोर्ट किया जा सके, दिस इज नार्को टेररिज्म। एक दूसरा वर्ड है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का क्या मतलब है कि जो ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम है वो इंटरनेशनल लॉ और इंस्टीट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए, यानी कि यूएन चार्टर के हिसाब से चलना चाहिए, उसका रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अभी हमने डिस्कस किया कि हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग होगी जिसमें हमारा इंटरेस्ट सर्वोपरि होगा। हम सारी वर्ल्ड की ग्रेट पावर के साथ एंगेज करेंगे टू फर्दर अवर इंटरेस्ट, हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हमारा इंक्लिनेशन नहीं होगा किसी की तरफ। रिजीम चेंज वेरी कॉमन एंड यूनिलैटरल हमने बात किया है कि बिना और लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया गया एक्शन। इश्यूज कौन से हैं, ग्लोबल गवर्नेंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एथिक्स वर्सेस पावर, सेम थिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूएस एक्शन इन वेनेजुएला, ठीक है। तो इसमें जो हमारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं, किस तरह की पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं दुनिया में, इंडिया का इसमें क्या इंटरेस्ट है और इसमें कौन कौन से की टर्मिनोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, इन सब पर हमने थोरोली डिस्कशन किया है, ठीक है। और इनसे आप अगले आने वाले सालों में प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रीनलैंड गैम्बिट। बेसिकली जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर यूएस का इंटरेस्ट रिन्यू होता हुआ दिख रहा है, रिवाइव होता हुआ दिख रहा है। अब ग्रीनलैंड बेसिकली क्या है, ये लार्जेस्ट नॉन कॉन्टिनेंटल आइलैंड है और ये एक डेनिश ऑटोनोमस टेरिटरी है, बेसिकली डेनमार्क के अंदर आती है। अब डेनमार्क नेटो का मेंबर है, यूएस भी नेटो का मेंबर है, उस हिसाब से देखें तो दोनों दोस्त हुए। लेकिन आजकल ग्रीनलैंड को लेकर के दोनों के रिश्ते थोड़े से खटास में पड़ते हुए दिख रहे हैं। इस चीज़ को देख कर के एक चीज़ समझ में आती है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट फ्रेंड है ना कोई परमानेंट एनिमी है। अगर कोई चीज़ परमानेंट है तो वो है इंटरेस्ट, वो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। अब ग्रीनलैंड में यूएस का क्या इंटरेस्ट है इसको समझते हैं, ठीक है। अगर हम लास्ट के कुछ ईयर्स में देखें तो जो आर्कटिक रीजन है, ठीक है, आर्कटिक रीजन में रशिया ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है। चाइना भी कहीं ना कहीं पोलर सिल्क रूट के ज़रिए अपनी प्रेजेंस वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी बात, ये जो आर्कटिक रीजन है इट इज़ रिसोर्स रिच रीजन और यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल्स की जो है रिच रिजर्व्स हैं। और रेयर अर्थ मेटल पर आज के टाइम पर जो डोमिनेंस है उसकी माइनिंग में, उसकी प्रोसेसिंग में, उसके रिफाइनमेंट में, वो किसका है, चाइना का है। और हमने अपने पुराने लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है कि रेयर अर्थ मेटल्स आज दुनिया की लगभग हर एडवांस टेक्नोलॉजी में इनका एक बड़ा क्रूशियल रोल है। और यूएस कहीं ना कहीं चाइना की इस डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहता है। डोमिनेंस को कैसे ख़त्म करेगा, सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करके,
डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस को एक्सप्लोर करके, ठीक है। तो जो ग्रीनलैंड में जो इंटरेस्ट रिवाइव हो रहा है उसके पीछे स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं यूएस के। कैसे? यूएस की पोजीशन क्या है इस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि ये इनको डिफेंस के लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन डेनमार्क बोल रहे कि भाई ये बिल्कुल ऐसी किसी चीज़ के लिए नहीं है। उन्होंने उनके इस क्लेम को रिजेक्ट किया है। बाद में यूएस ने ऑफर भी किया है कि भाई बेच दो, क्योंकि इससे पहले भी वो बहुत सारे टेरिटरीज को ख़रीद चुके हैं। तो ऐसे में डेनमार्क की तरफ से आया था कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल। इसका लोकेशन देखते हैं। बेसिकली ग्रीनलैंड जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, ठीक है, आर्कटिक सर्किल के पास में है, ठीक है। इसके वेस्ट में आपको यूएस मिलेगा और ईस्ट में इसके यूरोप मिलेगा, ठीक है। और कोल्ड वार के टाइम पर जो ग्रीनलैंड था ये एक इम्पॉर्टेंट फॉरवर्ड बेस था यूएस का, जो कि इसने कम्युनिज्म और रशिया के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करने में इसका काफ़ी हेल्प मिला था। अब एक्चुअल पॉइंट पर आते हैं। अभी हम देखते हैं कि रशिया ने इस रीजन को रीमिलिटराइज करना शुरू कर दिया है। रशिया किसी रीजन को रीमिलिटराइज करे तो यूएस के लिए जाहिर सी बात है कि स्ट्रेटेजिक थ्रेट होगा। इसके अलावा इस रीजन में चाइना की भी अपनी एम्बिशन है। लाइक आई टोल्ड यू, चाइना अपने पोलर सिल्क रोड को एडवांस कर रहा है, ठीक है, और ख़ुद को रिकॉग्नाइज कर रहा है एक नियर आर्कटिक स्टेट के तौर पर। तो यूएस का रिस्पांस क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है, दो बड़ी वर्ल्ड पावर्स अगर जाएंगे तो यूएस को भी वहाँ पर अपने प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसीलिए यूएस को क्या चाहिए भाई? ग्रीनलैंड चाहिए, ताकि यहाँ से यूएस अपने स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत भी कर सके, होने वाली पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सके, और साथ साथ यहाँ के रिच रिसोर्सेज से अपने इकोनॉमिक बेनिफिट और चाइना का जो डोमिनेंस है रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई चेन में उसको काउंटर कर सके, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 2021 में, ठीक है, यहाँ पर जो यूरेनियम माइनिंग है उस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये एक चैलेंजेस है कि यहाँ पर इतना आसान क्रूशियल जो मिनरल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन उतना आसान यहाँ पर नहीं रहेगा। अब ये क्या यूएस का इंटरेस्ट नया है ग्रीनलैंड में? नहीं, ये बहुत पुराना है। सबसे पहले 1867 में ग्रीनलैंड की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को लेकर के यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसके बाद एक यूएस प्रेसिडेंट रहे हैं मिस्टर हैरी एस ट्रूमैन, उन्होंने इसको $100 मिलियन में ख़रीदने का ऑफ़र दिया था। ऑब्वियसली ऑफ़र काम नहीं कर पाया, इसलिए आज फिर से मांग रहे। इसके अलावा यूएस और डेनमार्क ने एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया था जिसमें यूएस मिलिट्री प्रेजेंस होना था इस रीजन में। और अब 2019 से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अगेन इस रीजन को लेने की बात कर रहे हैं, और इस बार पहले से थोड़े ज़्यादा सीरियस है। लाइक आई टोल्ड यू कि पहला ये डील नहीं है। इससे पहले यूएस लुजियाना को परचेज कर चुका है, ठीक है, अलास्का को कर चुका है, और डेनिश वेस्ट इंडीज़ को कर चुका है, और अब ग्रीनलैंड को करना चाहते हैं। अब इसमें जो डेनिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, यहाँ पर एक तरह से स्ट्रैटेजी बताई गई। उनका कहना है कि यूएस 3 फेज़ की स्ट्रैटेजी में ग्रीनलैंड के रीजन में अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा। नंबर 1, चार्म ऑफेंसिव। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हाई लेवल आउटरीच और एंगेजमेंट होगा, इंक्लूडिंग ट्रंप का विजिट। इससे क्या होगा? वहाँ जाकर के वहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप को एसेस किया जाएगा, और साथ में एक गुडविल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद आएगा डायरेक्ट प्रेशर, ठीक है। वहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि जो डेनमार्क की अथॉरिटीज़ हैं उनका जो रोल है उसका क्रिटिसिज्म किया जाएगा, और यूएस के बड़े बड़े ऑफिशियल्स टाइम टू टाइम वहाँ पर विजिट करेंगे, जिससे कि डेनमार्क को आइसोलेट किया जा सके, उसके खिलाफ माहौल क्रिएट किया जा सके। बेसिकली जो सेपरेटिस्ट मेंटालिटी है उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। एंड थर्ड फेज़ होगा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट को शुरू किया जाएगा ताकि ग्रीनलैंड को डेनमार्क से तोड़ा जा सके। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है 3 फेज़ स्ट्रैटेजी की, जो कि यूएस फॉलो कर सकता है, ठीक है।
अगेन वही चीज़ है कि अगर ये ऐसा होता है तो इसके 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। एक तो नेटो की जो यूनिटी है और स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर ये होता है तो अगेन फिर से यहाँ पर एक तरह से यूनिलैटरलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं लीगैलिटी को ओवरथ्रो करता हुआ दिखेगा और ये इंटरनेशनल लॉ को जो है वो अंडरमाइन करेगा। और इससे जो आर्कटिक रीजन है, जो इकोलॉजिकल नज़रिए से अगर देखें तो बहुत ही फ्रेजाइल और इम्पॉर्टेंट रीजन है, उसका मिलिटराइजेशन बढ़ेगा। तो इससे मल्टीपल थ्रेट वहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, वहाँ की इकोलॉजी को, वहाँ के फ्लोरा फौना और वहाँ जो डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। So this was all about today's discussion about the US military action in Venezuela and their renewed interest in Greenland. Thank you so much and wish you all the best.